आज मैं जिंदा हूं और कुछ अरसे बाद मेरी मौत हो जाएगी और मरने के बाद मेरे जिस्म के ये एटम्स इसी जमीन पर बाकी रह जाएंगे। लेकिन मेरे जिंदा होने से पहले मेरे जिस्म के इन एटमों से क्या बना हुआ था, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मेरे जिस्म के ये एटम्स किसी और चीज का हिस्सा थे। शायद करोड़ों साल पहले मेरे जिस्म के ये एटम्स किसी डायनासोर या फिर किसी और जानवर के जिस्म का हिस्सा थे, और अगर मैं उससे भी करोड़ों साल पहले जाता हूं तो मेरे जिस्म के यही एटम्स किसी और चीज में मौजूद थे। हम ये जानते हैं कि जमीन 4.5 बिलियन साल पहले वजूद में आई और हम इंसान इसी जमीन के एटम्स से मिलकर बने हैं। अब इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर जमीन 4.5 बिलियन साल पुरानी है तो हमारे जिस्म के ये एटम्स भी 4.5 बिलियन साल पुराने हैं। लेकिन ठहरिए, एक सवाल जहन में आता है कि ये जमीन कैसे बनी, यानी ये गोल सा एटम्स का जो मजमुआ है ये कैसे बन गया, इसका ये मटेरियल कहां से आया। अब आपने सिंपली कुछ जगहों पर यह सुना होगा कि जमीन सूरज से बनी है, यानी जमीन सूरज का हिस्सा था। लेकिन आपको बता दूं कि जमीन सूरज से नहीं बनी और ना ही ये सूरज का हिस्सा थी, बल्कि ये सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाले मटेरियल से बनी है, और ये वही मटेरियल है जिससे सूरज भी बना। ये मटेरियल दरअसल शुरू में गैसों के एक बादल की शक्ल में मौजूद था, और हमारे इस यूनिवर्स यानी हमारी कायनात में इस तरह के गैस के बादल कई जगहों पर मौजूद हैं। अब 4.6 बिलियन साल पहले इसी किस्म के एक बादल ने ग्रेविटी की वजह से घूमते हुए सुकड़ना शुरू कर दिया, और घूमते घूमते इस बादल ने एक डिस्क की शक्ल ले ली, और यही हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत थी। इस घूमते हुए बादल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि इसने 99.5% मटेरियल को सेंटर में जमा कर लिया, और इसकी वजह से इस गैस के मटेरियल का टेम्परेचर और इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इस गैस में मौजूद हाइड्रोजन ने न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीलियम बनाना शुरू कर दिया, और फ्यूजन की वजह से इस सेंटर ने चमकना शुरू कर दिया। आज इस सेंटर को हम सूरज कहते हैं। लेकिन इस सेंटर के गिर्द जो एक डिस्क घूम रही थी, यानी जो बचा कुचा मटेरियल था, इस मटेरियल ने प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स की शक्ल लेना शुरू कर दी। कायनात में जगह जगह इस तरह के गैस के बादल मौजूद हैं, और गैस के इसी किस्म के बादलों की वजह से स्टार्स और प्लैनेट्स बनते हैं। हमारी जमीन और सूरज भी इसी किस्म के बादल से बने हैं। लेकिन अब जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि ये बादल कहां से आ गए, इनकी इब्तदा कहां से हुई। तो इसका जवाब हमें यह मिलता है कि ये बादल हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम गैस से मिलकर बने होते हैं, और कायनात में ये बादल दरअसल 13.8 बिलियन साल पहले एक पॉइंट से शदीद तरीन प्रेशर की वजह से फैलना शुरू हुए, और जिस पॉइंट से ये बिखरना शुरू हुए और ये जो सारा अमल हुआ इसे हम बिग बैंग कहते हैं। फिर कायनात के फैलाव की वजह से जगह जगह ये बादल टुकड़ों की शक्ल में बिखरते गए। आज कायनात में ये बादल जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन याद रखें ये छोटे मोटे जमीन की तरह के बादल नहीं होते, बल्कि ये बहुत बड़े बादल होते हैं जो लाखों लाइट ईयर के फासलों पर फैले हुए होते हैं, और इन्हीं बादलों की वजह से गैलेक्सीज भी बनती हैं। अब इस बात का मतलब यह हुआ कि हमारी जमीन और सूरज में जो एटम्स मौजूद हैं वो 13.8 बिलियन साल पुराने हैं, क्योंकि जो बादल बने वो 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग की वजह से बने हैं। जमीन में आज लोहा मौजूद है, सोना मौजूद है, बहुत सारी धातें और पानी भी मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये भी सुना होगा कि जमीन का पानी सूरज से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ पर आप सोचेंगे कि सूरज जिस मटेरियल से बना जमीन भी उसी मटेरियल से बनी है, तो फिर जमीन का ये पानी सूरज से पुराना कैसे हुआ। तो इसकी वजह यह है कि जमीन तो सूरज के गिर्द घूमने वाले बचे कुचे मटेरियल से बनी है, लेकिन इसमें सिर्फ वही मटेरियल नहीं आया, बल्कि जमीन पर फटने वाले सितारों की राख के टुकड़े कई मिलियन साल तक जमीन पर बरसते रहे, तब हमारा सूरज भी नहीं बना था। ये पानी दुमदार सितारों के टुकड़ों की शक्ल में भी जमीन पर पहुंचा, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो दुमदार सितारे सूरज से भी पुराने थे, तो इस तरह से जमीन का ये पानी सूरज से भी पुराना है। अब अगर हम गौर करें तो हमारे जिस्म का 60% लिक्विड यानी पानी है। हमारी जिंदगी पानी से है, और अब हम ये भी जान चुके हैं कि जमीन पर यह पानी दुमदार सितारों के टुकड़ों की शक्ल में बरसा। मतलब हमारे जिस्म के ये एटम्स कभी किसी सितारे का भी हिस्सा थे। अब इन तमाम बातों से हमें एक बात समझ में आती है कि इस कायनात से कोई भी चीज मुकम्मल खत्म नहीं हो रही। जमीन पर मौजूद हर जिंदा चीज में सेल्स मौजूद हैं, यानी हर जिंदा चीज सेल्स के मजमूए से मिलकर बनी है। लेकिन ये बात याद रखें कि बज़ाहिर खत्म हो जाने वाला सेल खत्म नहीं होता, बल्कि तकसीम होकर दोबारा एक नई शक्ल में आता है। अब कुछ सेल्स की जिंदगी चंद घंटों की होती है और कुछ की ज्यादा, यानी इन्हीं सेल्स के मजमूए से मिलकर बने हुए कुछ कीड़े मकोड़े चंद घंटों तक जिंदा रहते हैं, और कुछ कीड़े कई महीनों तक जिंदा रहते हैं। इन्हीं सेल्स से हमारे पौधे और हमारे दरख्त भी मिलकर बने हैं, और इन्हीं सेल्स से हम इंसान भी बने हैं। हम भी ज्यादा से ज्यादा 60-70 साल जी लेते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जिस्म के सेल्स भी मरकर फना नहीं हो जाते, बल्कि बिखर कर एक नई शक्ल ले लेते हैं।
हम किसी सूरत ये नहीं कह सकते कि कायनात से कोई चीज खत्म हो रही है, बल्कि हर चीज मरने के बाद बिखर कर कुछ नई शक्लों में जाती रहती है। अब आज सूरज जिस शक्ल में है ये कभी मर जाएगा, यानी कि ये कभी फटेगा। अब आपकी और मेरी नजर में ये सूरज फटकर खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि फटने के बाद इसका काफी सारा मटेरियल स्पेस में बिखर जाएगा। बिखरने वाला मटेरियल तो स्पेस में ही मौजूद रहेगा, वो भी कहीं नहीं जा रहा, और बच जाने वाला मटेरियल व्हाइट डॉर्फ में तब्दील हो जाएगा। और आखिर अरबों साल बाद ये व्हाइट डॉर्फ भी अपनी शक्ल को तब्दील करके ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा। और फिर इस ब्लैक डॉर्फ में भी धीरे धीरे प्रोटॉन्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, यानी इसका भी जवाल शुरू होगा, और बिलाखिर ये ब्लैक डॉर्फ हाइड्रोजन की एक अजनबी शक्ल में तब्दील हो जाएगा। लेकिन क्या ये ब्लैक डॉर्फ कायनात से गायब हो गया? इसका जो मवाद था वो बिल्कुल खत्म हो गया? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की जिस शक्ल में ये तब्दील हो गया, इस हाइड्रोजन की अजनबी शक्ल की अगली फॉर्म क्या बनेगी, इस बारे में हम नहीं जानते। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये मैटर शक्लें बदल बदल कर इसी यूनिवर्स में रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें लगता है कि कायनात में जो चीजें हम देख सकते हैं, यानी जिन चीजों को हमारी आंख डिटेक्ट कर सकती है, जैसे सैयारे, स्टार्स और गैलेक्सीज वगैरह, हमारे लिए कुल कायनात यही है, यानी कि हमारे हिसाब से यही यूनिवर्स है। लेकिन आपको बता दूं कि ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि कायनात का कुछ मैटर तो ऐसा है जिसे हम अपनी आंख से देख सकते हैं। हम सिर्फ वो मैटर देख सकते हैं जो या तो रोशनी का कुछ हिस्सा जज्ब करके रिफ्लेक्ट करता है, या फिर रोशनी को खुद ही रिलीज करता है। जैसे अगर हम सूरज की बात करें या बाकी स्टार्स की बात करें, तो ये खुद की रोशनी बनाकर रिलीज करते हैं। तो इसकी रोशनी के फोटॉन्स जब हमारी आंख पर पड़ते हैं तो ये हमें नजर आते हैं। इसी तरह अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो इन पर स्टार्स की रोशनी पड़ती है। वो कुछ रोशनी को अपने अंदर जज्ब करते हैं और कुछ रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्ट होकर आने वाली रोशनी के फोटॉन्स हमारी आंख पर पड़ते हैं और हमें वो नजर आते हैं। लेकिन जब एक चीज ना तो रोशनी को रिफ्लेक्ट करे और ना ही खुद की रोशनी को रिलीज करे, तो स्पेस में ऐसा ऑब्जेक्ट आप कैसे देखेंगे? क्योंकि उस पर जो रोशनी पड़ती है वो मुकम्मल तौर पर उसी रोशनी को अपने अंदर गायब कर लेता है और खुद की रोशनी भी रिलीज नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आ सकता। अब हालांकि वो मौजूद जरूर है, लेकिन उसका नजर ना आना उसका खत्म होना नहीं कहलाता। हालांकि वो भी मैटर है, और ऐसे मैटर को हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नाम देते हैं। और कायनात में ये मटेरियल हमारी सोच से भी ज्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमें नजर आने वाले मटेरियल की मिकदार तो 5% है, लेकिन कायनात में डार्क मैटर 27% है और डार्क एनर्जी 68% है। यानी कायनात में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हमारी आंख डिटेक्ट नहीं कर सकती, हमारी आंख इसे देख नहीं सकती। अब आप कहेंगे कि जो चीज हम देख नहीं सकते तो हमें इसका कैसे पता चलेगा? तो याद रखें कि जो चीज हम नहीं देख सकते उसे हम महसूस करते हैं। इसकी मिसाल को हम यूं समझ सकते हैं कि अगर एक शख्स टेनिस की बॉल को अपने हाथ से तेजी से घुमा रहा है और हम उस शख्स को दूर से देख रहे हैं, अब जिस बॉल को वो घुमा रहा है हमें वो बॉल घूमती भी नजर आ रही है। लेकिन फर्ज करें कि वो रस्सी जो उसने बीच में बांधी भी है वो हमें नजर नहीं आ रही, हमें बस इसका हाथ घूमता नजर आ रहा है और वो बॉल उसके हाथ के गिर्द दायरा बनाती हुई नजर आ रही है। अब ऐसी सूरत में अगरचे वो रस्सी हमने नहीं देखी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिमाग ये कहता है कि ये बॉल किसी रस्सी के जरिए उसके हाथ से बंधी हुई है, क्योंकि ये बॉल उसके हाथ से दूर नहीं जा रही। बिल्कुल इसी तरह जब हम चांद को जमीन के गिर्द घूमता हुआ देखते हैं और जमीन को सूरज के गिर्द घूमता हुआ देखते हैं, तो हमें इनके बीच में कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई रस्सी बंधी नहीं हुई, लेकिन हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि इनके बीच में कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो इन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दे रही। अब आम अल्फाज में हम इस चीज को ग्रेविटी का नाम देते हैं कि भाई ग्रेविटी है जो इन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने देती। अब अगरचे इस ग्रेविटी को हम देख नहीं सकते, हमारी आंख इस चीज को नहीं देख सकती, लेकिन हम इस चीज का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि यहाँ कुछ है जो इस चीज को खींचे हुए है।